हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में हम आ चुके हैं पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पे। पिछला वीडियो जो हमने पढ़ा था बुद्धि को, जिसका 3 वीडियो आया, उस 3 वीडियो में हमने व्यक्ति के सारे पहलुओं को बुद्धि के सारे पहलुओं को कवर कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है वो, और कितना सीक्वेंस में किस तरह से एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे क्रमबद्ध तरीके से उस तीनों वीडियो को कवर किया गया है। एक बार उस तीनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो उसी कड़ी में सीडीपी की हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आ चुके हैं अब व्यक्तित्व पे, पर्सनालिटी पे। तो पर्सनालिटी भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे सवाल हमेशा, ये तो कन्फर्म है कि पूछे ही जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि 1 पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे पक्का। तो अब पर्सनालिटी को शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके साथ जितने भी जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का, सी टेट का या सुपर टेट का, किसी भी स्टेट का टेट का, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। इसके भी 2-3 पार्ट आएंगे, ताकि जितना अच्छा तरीक़ा से हो सकता है एक समग्र कम्प्रीहेंसिव वे में हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। अभी जैसे ही एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आएगा तो हम मैराथन वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से पूरा रिवाइज करेंगे। तो इसलिए अभी के लिए एक पूरे डिटेल्ड तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व में सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व होता क्या है। जो पर्सनालिटी जो शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्सनालिटी का जो शब्द है, ये तो इंग्लिश भाषा का शब्द है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो शब्द है, अंग्रेजी में इसको पर्सनालिटी कहते हैं, लेकिन ये बना किससे है? ये बना है एक लैटिन भाषा का जो शब्द होता है पर्सोना। ये पूछा गया है सवाल कि पर्सनालिटी का जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है लैटिन भाषा का शब्द पर्सोना से। अब इस पर्सोना का क्या मतलब होता है? इस पर्सोना का मतलब ये होता है कि मुखौटा, यानी कि मास्क, यानी कि मुखौटा का मतलब बाहरी दिखावा। तो ये पर्सनालिटी का मायने क्या निकला? पर्सनालिटी का मायने निकला कि बाहरी जो दिखावा होता है वही होती है पर्सनालिटी। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि पर्सनालिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, बाहरी दिखावा मात्र? तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो बाहरी दिखावा होता है उसी के आधार पर हम कह देंगे कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी है, किसी की पर्सनालिटी बुरी है। ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो ये एक संकुचित परिभाषा, ये एक संकुचित, इसका हम कह सकते हैं कि जो व्याख्या है, इसका जो वर्गीकरण, इसका जो विस्तार है, यानी कि जो हमने पढ़ा कि पर्सोना से मुख का मतलब होता है मुखौटा, मुखौटा का मतलब बाहरी दिखावा मात्र, तो ये संकुचित परिभाषा ही मानी जाएगी। इसका संकुचित अर्थ होगा, क्योंकि व्यक्तित्व का केवल और केवल एक ही मतलब नहीं होता कि बाहरी दिखावा। जिसका दिखावा अच्छा तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी, ये पूरी तरह से कहीं से कहाँ तक सही नहीं है। तो पर्सनालिटी का क्या स्पष्ट डेफिनेशन होना चाहिए? क्या पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होती है? तो इस पे काफ़ी विवाद है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, तो उनके डेफिनेशंस को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्सनालिटी होती है वो केवल एक्सटर्नल नहीं होती, बाहरी नहीं होता, वो आंतरिक भी होता है। अब जो मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस है उसके बारे में देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है पर्सनालिटी को लेकर के। इसमें सबसे अग्रणी हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कहते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है, यानी कि जो पर्सनालिटी होती है, गुणों का समन्वित रूप होती है। कभी कभी ये डिफिनीशन यूपी टेट वाले जो लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, रट्टा मारने पे ज़्यादा भरोसा होता है इनका, तो वो कभी कभी पूछ सकते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसका स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन 4 दे सकते हैं, तो वहाँ से ये सवाल बना सकते हैं। तो याद रखना है कि गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व को लेकर के क्या कहा था। गिलफोर्ड का डेफिनेशन पर्सनालिटी को लेकर के क्या है, इनका का पर्सपेक्टिव है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। अगली जो परिभाषा दिया था वो दिया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ कहते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है व्यक्ति के व्यवहार की, जो पर्सन होता है उनके बिहेवियर की विशेषता बताती है, यानी कि व्यक्ति का बिहेवियर किस तरह से है, अच्छा है, बुरा है, तो उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी। तो इनकी परिभाषा वुडवर्थ की हो गई। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से है, व्यक्ति का व्यवहार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, वो डिसाइड करेगा कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है आल्पोर्ट की। इस आल्पोर्ट की परिभाषा पे ही कई बार सवाल पूछा गया है, 2 से 3 बार सवाल
पूछा गया है कि व्यक्तित्व की परिभाषा में आलपोर्ट की परिभाषा को। तो उनका जो परिभाषा है वो कहता है कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के अंदर जो मनोशारीरिक गुण होते हैं उनका एक गत्यात्मक संगठन होता है, जो क्या करता है वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित कर लेता है। गत्यात्मक का मतलब ये होता है कि अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, अगर परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, अपने आप को समायोजित कर पाएगा। तो ये डेफिनेशन उन्होंने दिया था पर्सनालिटी को लेकर के, व्यक्तित्व को परिभाषा को लेकर के। तो ये डेफिनेशंस आलपोर्ट की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशंस पे कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि परिभाषा पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्किप कर देते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसी डेफिनेशंस को लिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जो या तो पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो उसी डेफिनेशंस को हमने लिया है। तो व्यक्तित्व का जो अर्थ होगा हमने ये अर्थ समझ लिया, और व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट ये है कि व्यक्तित्व को कुछ प्रभावित जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है दो कारकों से डिसाइड होता है, एक जैविकी यानी बायोलॉजिकल होता है और दूसरा वातावरण से। बायोलॉजिकल का मतलब कि जैसे उसका जेनेटिक कैरेक्टर कैसा है, आनुवंशिकता पे डिसाइड होती है, उसका शरीर कैसा है, उसका फिजिक कैरेक्टर कैसा है, शारीरिकता के आधार पर, यानी कि ये बायोलॉजिकल होता है। और एक दूसरा जो पर्सनालिटी को डिसाइड करता है वो होता है वातावरण, कि आपके आसपास का वातावरण किस तरह का है। आपका वातावरण जितना अच्छा होगा आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी होगी। आपका घर परिवार कैसा है, आपके सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, तो ये डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी। अब जैसे इन्वायरमेंट की बात करें अगर हम, वातावरण में जैसे कुछ ऐसे सामाजिक कारक होते हैं जैसे परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, विद्यालय हो गया, लोगों से कम्युनिकेशन आपका किस तरह से है, तो वो वातावरण जो होता है वो डिसाइड कर देता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब आपके शरीर का रंग रूप कैसा है, आपकी कद काठी कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके अंदर आनुवंशिकता के लक्षण किस तरह के हैं, वंशानुक्रम के द्वारा ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक जैविकी या आनुवंशिकी इसमें आ जाता है और एक वातावरणीय कारक। ये भी सवाल पूछा गया है कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है वह किस चीज़ का परिणाम होता है, तो ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। तो एक बार पूछा गया था DSSP में भी और सीटेट में भी पूछा गया था ये सवाल कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो एक ऑप्शन दिया था कि आनुवंशिकता और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है, यानी कि जैविकी, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल का जो इंटरेक्शन होता है उसके आधार पर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट जो भी हमने लिखा है, ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे सवाल के मटेरियल हैं, तो एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा कि व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने पर्सनालिटी को लेकर के, अब ऐसा तो है नहीं कि वो पर्सनालिटी को लेकर के सारे मनोवैज्ञानिकों में ये इस बात की डायलेमा में थे कि किस आधार पे, किस बेस पे डिसाइड किया जाए कि किसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का मानक अलग अलग था, कि किसी का मानक कुछ और था, किसी का मानक कुछ और था। तो जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी मनोवैज्ञानिकों के वर्गीकरण को उन्होंने जो टाइप्स दिया है पर्सनालिटी को लेकर के उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहला है क्रेमचर का वर्गीकरण। अब जो क्रेमचर थे, तो यूपी टेट में कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्रेमचर थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो थे मनोवैज्ञानिक कहाँ के, जर्मनी के। तो इसलिए ये जो वर्गीकरण हमने बनाया है इसमें काफ़ी टाइम लगा है, तो इस चीज़ को टू द पॉइंट जिस तरह से हमने नोट्स जिस तरह से बनाया है उसी तरह से आप इसको कॉपी करेंगे, ताकि जब रिवीजन करेंगे तब आपको इस बात का महत्व पता चलेगा कि ये कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो हर चीज़, हर पॉइंट सवाल का मटेरियल। जैसे हमने कहा कि क्रेमचर का वर्गीकरण जो व्यक्तित्व को लेकर के है, तो पूछा जा सकता है कि क्रेमचर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे कहाँ के मनोवैज्ञानिक, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक। दूसरा इससे सवाल पूछा जा सकता है कि इनकी बुक का क्या नाम था, तो इनकी बुक का नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर। तो दो सवाल इससे बना जा सकते हैं। उसके बाद जो इन्होंने वर्गीकरण दिया था वो किस आधार पर दिया था, उनका बेस क्या था इस वर्गीकरण को देने का, तो उन्होंने दिया था शारीरिक संरचना के आधार पर, कि शरीर की जो संरचना होती है उस संरचना के आधार पर उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है। पहला उनका टाइप था एस्थेनिक,
दूसरा था एथलेटिक और तीसरा था पिकनिक। ये सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इनके वर्गीकरण को लेकर के। तो इस चीज़ को पूरी तरह से याद कर लेना है कि इनके वर्गीकरण क्रेमचर ने बताया था कि पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है, एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक। और इनका आधार क्या था? इनके वर्गीकरण का पर्सनालिटी को लेकर के आधार था कि शारीरिक संरचना के आधार पर। अब जो एस्थेनिक टाइप के जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, दुबले पतले और कमज़ोर टाइप के होते हैं, जिसको कहा जाता है कि क्रिस्काय या लंबकाय भी उनको कहा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा उन्होंने बताया था कि एथलेटिक टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो मजबूत टाइप के होते हैं, उनकी मांसपेशियाँ गठित होती हैं, उनको पुष्टकाय और सुडोलकाय भी कहा जाता है। और तीसरी टाइप की जो पर्सनालिटी बताते हैं क्रेमचर, वो कहते हैं कि तीसरी टाइप की जो पर्सनालिटी होती है उसको कहते हैं पिकनिक। उसमें उन्होंने बताया कि ये स्थूलकाय और गोलकाय टाइप के, गोल मटोल और जो नाटे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, नाटे पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको इन्होंने किस कैटेगरी में रखा? तो पिकनिक कैटेगरी में रखा। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि क्रेमचर का वर्गीकरण किस आधार पे है? तो वो बताएंगे शारीरिक संरचना के आधार पर, भौतिक रचना के आधार पर, किसी और आधार पे। तो शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेमचर ने वर्गीकरण दिया। अब उसमें पूछा जाएगा कि क्रेमचर का वर्गीकरण कौन कौन सा है? तो एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक। और इस नाम को भी याद रखना है, कभी कभी पूछ देगा क्रिस्काय या लंबकाय इनको किसको कहा जाता है, पुष्टकाय या सुडोलकाय किसको कहा जाता है, स्थूलकाय या गोलकाय किसको कहा जाता है। तो ये क्रेमचर की वर्गीकरण से सवाल पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि से सवाल पूछे गए हैं। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो है सेल्डन का वर्गीकरण। सेल्डन का वर्गीकरण भी सामाजिक रचना के आधार पर ही है। और इनका भी जो वर्गीकरण है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस आधार पर पर्सनालिटी के वर्गीकरण को दिया है। तो क्रेमचर का वर्गीकरण है शारीरिक संरचना के आधार पर, और इनका वर्गीकरण है भी शारीरिक रचना के आधार पर। तो ये भी 3 प्रकार के बताते हैं कि वर्गीकरण जो होता है व्यक्तित्व का वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला हो सकता है गोलाकार, जिसको कहते हैं इंडोमॉर्फिक। दूसरा इन्होंने बताया कि आयताकार, और तीसरा इन्होंने बताया लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक। गोलाकार इंडोमॉर्फिक वाले जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो कोमल और गोल शरीर वाले होते हैं, और दूसरा जो आयताकार टाइप के लोग होते हैं वो शक्तिशाली और हष्टपुष्ट टाइप के होते हैं। और तीसरा जो वर्गीकरण था इनका लंबाकार यानी एक्टोमॉर्फिक टाइप के लोग जो होते हैं वो शक्तिहीन और लंबे पतले होते हैं। तो इन दोनों के वर्गीकरण को इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो व्यक्तित्व के जो पर्सनालिटी के प्रकार हैं उन सारे प्रकार को पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसके आगे हमारा वीडियो आएगा उसमें जितने भी थ्योरी है पर्सनालिटी को लेकर के, जैसे फ्रायड की थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, इन सारी थ्योरी को हम क्या करेंगे, एरिक्सन की जो थ्योरी है, हॉर्नी की थ्योरी है, एडलर का जो पर्सनालिटी को लेकर थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी है उस थ्योरी को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हमारा जो पर्सनालिटी का टाइप्स है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो दोनों टाइप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्रेमचर का जो वर्गीकरण है शारीरिक संरचना के आधार पर है, और जो सेल्डन का वर्गीकरण है उनका भी सामाजिक संरचना के आधार पर है। और इन्होंने 3 टाइप बताया, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक। इन्होंने बताया कि गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इन तीनों को याद रखना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछा गया है। अब आगे देखते हैं और वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण है कार्ल जुंग का वर्गीकरण। इनका जो वर्गीकरण है, सभी वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई वर्गीकरण है तो वो है कार्ल जुंग का वर्गीकरण। इस पर कई बार सवाल पूछा गया कार्ल जुंग के वर्गीकरण से। तो कार्ल जुंग का वर्गीकरण से पहले समझ लेते हैं कि इनकी किताब का क्या नाम था। इनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो हमने जितनी भी बुक बीच बीच में बताया है उन सारी बुक को आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग में, कि एक तरफ बुक का नाम दिया रहेगा, एक तरफ मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया रहेगा, तो एक एक दो दो बुक याद करते चलेंगे तो याद हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा याद नहीं हो पाएगा। तो बाद में प्रेशर एग्जाम का जब आएगा तो वो सारी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हमने बीच बीच में जितने भी मनोवैज्ञानिकों की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको हमने डाल रखा है। तो कार्ल जुंग की बुक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स, और इनका जो वर्गीकरण है पर्सनालिटी को लेकर के वो है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, यानी कि जो मनुष्य होता है, यानी जो बालक होता है या जो व्यक्ति होता है, किस तरह से समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ किस तरह से, उनका बिहेवियर किस तरह से है, उसके आधार पर कार्ल जुंग ने वर्गीकरण दिया था पर्सनालिटी को लेकर के। और इनका जो पर्सनालिटी को लेकर के वर्गीकरण है तीन भाग में इनमें डिवाइड किया। एक इंट्रोवर्ट, दूसरा इन्होंने बताया कि एक्सट्रोवर्ट, और तीसरा इन्होंने बताया एम्बीवर्ट, यानी कि एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इन दोनों का कॉमन एक उभयमुखी। तो याद करना आसान हो जाएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और दोनों का एक कॉमन कौन सा, ये हो जाएगा उभयमुखी।
अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कैसे लोग होते हैं। अगर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोगों के बारे में पता चल गया तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो किस तरह के लोग होंगे, उभयमुखी टाइप के। यानी कि इस अंतर्मुखी का लक्षण और बहिर्मुखी का लक्षण अगर दोनों किसी एक व्यक्ति में है तो वो उभयमुखी का लक्षण हो जाएगा। तो सवाल किस तरह से पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि कार्ल जुंग का जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया है। तो कार्ल जुंग का जो वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर किया गया है, वो किया गया है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, सोशल इंटरेक्शन किस तरह का होता है उसके आधार पर। सवाल पूछा जाता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसका है। ऑप्शन उसमें दिया जा सकता है कि क्रेमचर का, युंग का, सेल्डन का, स्प्रेंजर का। तो क्या आंसर होगा हमारा, कार्ल जुंग का जो वर्गीकरण है वो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी आधार पर। ये यूपी टेट वालों का एक फेवरेट टॉपिक माना जाता है कि क्योंकि इस पे यूपी टेट में 2016 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया। तो ये अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर जब लगाएंगे तब आपको पता चलेगा इस बात का महत्व कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखने में तो लगेगा आपको कि सब बकवास है। तो अब ये जो हमने पढ़ा है ये यूपी टेट का तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें कंसेप्चुअल चूँकि पूछे जाते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इनकी जो विशेषताएं होती हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो थोड़ा सा संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, वो कम बोलने वाले लोग होते हैं, लाज उनके अंदर ज़्यादा, लज्जाशील टाइप के होते हैं, तो वो संकोच ज़्यादा करते हैं। जैसे क्लास में अगर कोई लड़का है बहुत कम सवाल पूछता है तो हम कहते हैं कि वो संकोची टाइप का है, लज्जाशील है, तो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर उसके अंदर है। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो वाकपटु होते हैं, टपाटप बोलते रहते हैं, तो उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट टाइप की क्वालिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उसके बाद जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो चिंतित प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं, यानी कि जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो उनके अंदर चिंता ज़्यादा दिखाई देती है। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो फ्री होते हैं, चिंताओं से मुक्त होते हैं। उसके बाद जो इंट्रोवर्ट होते हैं यानी अंतर्मुखी के लोग होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं, अपने में ही खुश रहते हैं, उनके अंदर सामाजिकता की भावना नहीं होती, वो असामाजिक होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो वो आत्म केंद्रित अपने आप में ही मस्त रहते हैं। और ये विनम्र स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर ईमानदारी होती है। और ये असामाजिक यानी कि ज़्यादा समाज से उनका इंटरेक्शन नहीं होता, वो ज़्यादा समाज के बीच में नहीं रहना चाहते, वो अपने आप में ही सही रहते हैं, खुश रहते हैं। उसके बाद जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो वाकपटु यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, और वो चिंता मुक्त दिखाई देते हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं कि चिंता नहीं होती, लेकिन वो चिंता मुक्त दिखाई देते हैं। वो लोकप्रिय टाइप के होते हैं, नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, उत्तेजित प्रवृत्ति होती है उनके अंदर, वक्ता का, नेतृत्व करने का गुण होता है, वे उत्तेजित प्रवृत्ति के होते हैं, वे बेईमान टाइप के भी होते हैं। ये सामाजिक होते हैं, यानी कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनके अंदर सामाजिकता का गुण होता है, मिलनसार का गुण होता है, उनके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, तो ये सामाजिक होते हैं। और आशावादी टाइप के होते हैं, मतलब कि ज़्यादा निराशावादी टाइप के नहीं होते, उनके अंदर आशा होती है, अच्छे वक्ता, साहसिक, नेतृत्व की गुण जो होती है वो इन सब के अंदर होती है। अब सवाल कैसे इसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, मिलनसार, नेतृत्व की शक्ति, आक्रामक स्वभाव। तो इस तरह से 4 ऑप्शन देकर के सवाल बनाए जा सकते हैं। अब सीटेड में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, सीटेड में सवाल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, वो अपने मित्रों से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। मान लीजिए कि कोई एक बालक है, मान लेते हैं कोई बालक है, ए है, ये क्या करता है क्लास में अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं पढ़ने को लेकर के या अपने फ्रेंड्स को लेकर के, वो अपने मित्रों से शेयर करता है, यानी कि अपने मित्रों से व्यक्त करता है। तो उसके अंदर बताइए कि किस प्रकार की क्वालिटी है। अब वो ज़्यादा चूँकि मिलनसार है, सामाजिक है, बोलने वाला है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कौन सा गुण है, उसके अंदर है बहिर्मुखी टाइप का। अगर वो अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करता अपने फ्रेंड के साथ, अपने आप में ही मस्त रहता है, अपने अंदर चीज़ों को ही दबाए रखता है। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि वो अपनी चीज़ों को बताते ही नहीं हैं किसी को, उन अपने अंदर ही सब कुछ समाहित कर लेते हैं, तो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। तो कार्ल जुंग के वर्गीकरण से ये सवाल ही का पूरा मटेरियल है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि इनकी बुक का क्या नाम था, और उसके बाद इनका पर्सनालिटी को लेकर के वर्गीकरण क्या था, बेस क्या था, तो वो सोशल इंटरेक्शन था। इन्होंने कितने टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप में, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। अब जो इंट्रोवर्ट की क्वालिटी होगी और जो एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी जो हमने पढ़ा, अगर इन दोनों की क्वालिटी किसी व्यक्ति में मिल रही है, कुछ क्वालिटी हो सकता है इंट्रोवर्ट का हो, कुछ क्वालिटी हो सकता है एक्सट्रोवर्ट का हो, तो वो व्यक्ति माना जाएगा कि एम्बीवर्ट टाइप का है।
तो जितना इनका जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को आपको अच्छे से कवर करना है। तो इस वीडियो में हम सारे वर्गीकरण को ख़त्म कर चुके होंगे एंड आप इस वीडियो के अंत तक। तो आपको कहीं से कहाँ तक किसी भी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना है। तो बाकी जितना भी हो सकता है हमने सारी चीज़ों को इसमें कवर किया है। तो अब और आगे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनका भी वर्गीकरण देख लेते हैं। अब इस कड़ी में हमारा जो अगला वर्गीकरण है वो है स्प्रेंजर का वर्गीकरण। अब ये भी कई बार सवाल पूछा गया है कि स्प्रेंजर के वर्गीकरण को लेकर के, तो वर्गीकरण आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कहीं से कहाँ तक आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। स्प्रेंजर का जो वर्गीकरण है, इनके वर्गीकरण से पहले समझ लेते हैं कि इनकी बुक का क्या नाम था। इनकी किताब का नाम था टाइप ऑफ मैन। तो हमने इस वीडियो में 2-3 किताबों का नाम आपको बताया है। उन किताबों को, जैसे हमने क्रेमचर की किताब का नाम बताया फिजिक एंड कैरेक्टर, जैसे हमने कार्ल जुंग की किताब का नाम बताया साइकोलॉजिकल टाइप्स, हमने स्प्रेंजर की किताब का नाम बताया टाइप्स ऑफ मैन। तो 2-3 बार जब आप रीडिंग लगा लेंगे तो आपको सारी चीज़ रट जाएंगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम के पहले 1 बार रीडिंग 2 बार रीडिंग लगाने के बाद सारी चीज़ें याद रहें। तो इनकी बुक का नाम क्या था? टाइप ऑफ मैन। ये स्प्रेंजर है। स्प्रेंजर को ने जो वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का, वो मूल्यों के आधार पर किया है, वैल्यूज़ के आधार पर किया है। वैल्यूज़ के आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो इनके भी वर्गीकरण पे सवाल पूछे गए हैं, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जितने भी वर्गीकरण हो सकते हैं, सब कुछ हमने कवर किया है। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इनका जो वर्गीकरण है वो है, पहला मान लेते सैद्धांतिक है। इन्होंने 6 चीज़ें बताई थी: सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, कलात्मक और सामाजिक। अब इनका जो सैद्धांतिक वर्गीकरण है वो क्या कहता है? कहता है कि जो पर्सनालिटी इस टाइप के जो लोग होते हैं, सैद्धांतिक टाइप के लोग होते हैं, वो व्यवहार की अपेक्षा ज़्यादा सिद्धांतों पर विश्वास देते हैं, सिद्धांतों पर उनका ज़्यादा जोर होता है। तो वो उन्होंने सिद्धांतिक की कैटेगरी में रखा। दूसरा उन्होंने एक कैटेगरी दिया था आर्थिक कैटेगरी में। आर्थिक वाले कैटेगरी में होते हैं धन और भौतिक सुख के जो इच्छुक होते हैं, यानी कि जिनको धन की ज़्यादा इच्छा होती है, जो सुखवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उनको इन्होंने, उस टाइप की पर्सनालिटी के लोगों को इन्होंने इकोनॉमिक कैटेगरी में रखा। और तीसरे टाइप की कैटेगरी इन्होंने बताई कि धार्मिक। धार्मिक का मतलब कि जो आध्यात्मिकता में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ईश्वर में ज़्यादा विश्वास करते हैं, गॉड में ज़्यादा, जो रिलीजियस टाइप के होते हैं, धर्म में लीन रहते हैं, तो उस टाइप की पर्सनालिटी के लोगों का इन्होंने वर्गीकरण किया धार्मिक में। जैसे आपने देखा होगा कि जो संत महाजन होते हैं, साधु संत होते हैं, वो इनके स्प्रेंजर के अकॉर्डिंग उनका जो वर्गीकरण इन्होंने किया पर्सनालिटी का, वो धार्मिक में है। उसके बाद इनको अगले वर्गीकरण है राजनीतिक वर्गीकरण। राजनीतिक वर्गीकरण का मतलब कि जो राजनीतिक विचारधाराओं से युक्त होते हैं, सत्ता प्रभुत्व को चाहते हैं, तो उनका वर्गीकरण इन्होंने राजनीतिक में किया। उसके बाद इनका अगला वर्गीकरण है एस्थेनिक, यानी कि कलात्मक में। कलात्मक का मतलब होता है कि जो सौंदर्य में विश्वास ज़्यादा करते हैं, कला में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उस टाइप की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, इन्होंने उसको कलात्मक में रखा। और उसके बाद लास्ट इनका जो वर्गीकरण था वो था सामाजिक, यानी कि जो सामाजिकता को ज़्यादा विश्वास करते हैं, सामाजिकता में जो परोपकारी होते हैं, जो लोगों की मदद करने में विश्वास करते हैं, मानवता में विश्वास करते हैं, उनका वर्गीकरण इन्होंने सामाजिकता में किया। तो स्प्रेंजर के वर्गीकरण को भी ध्यान से देख लेना है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे 4 चीज़ें तो वैसे भी याद होंगी: सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। उसके बाद सैद्धांतिक और कलात्मक, 2 एक्स्ट्रा और चीज़ों को पढ़ लेना है। बस स्प्रेंजर का वर्गीकरण खत्म हो गया। तो स्प्रेंजर से सवाल कैसे पूछा जाएगा? हो सकता है कि पूछा जाए कि टाइप ऑफ मैन किसकी किताब है, तो स्प्रेंजर की किताब का नाम है। पूछा जा सकता है कि मूल्यों के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया है उन्होंने स्प्रेंजर ने किया है। पूछा जा सकता है कि पर्सनालिटी का जो वर्गीकरण है स्प्रेंजर का, उसमें कौन सा कथन 4 में से सत्य पूछा हो सकता है कि सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक दे, और उसके बाद चौथा किसी कोई और ऑप्शन दे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं तो सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे अच्छे से। उसके बाद लास्ट का जो हमारा वर्गीकरण है, एक है कैनन का वर्गीकरण। इसे यूपी टेट में सवाल पूछा गया है एक बार, इसलिए हमने इसको भी अपने इस वीडियो में समाहित किया है, ताकि जो अगर पूछे जाने की जो संभावनाएं भी होगी तो वो भी हम कवर कर सकें, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की छोड़ने की स्थिति में हम नहीं रहें, सारे के सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएँ कम से कम। तो और अच्छे से अच्छे मार्क्स, 29 मार्क्स, 30 मार्क्स की जो हमारे टारगेट हैं वो हम पूरा कर सकें, और ओवरऑल जो हमारा टारगेट होगा 120-130 का, वो कंप्लीट हो सके। तो कैनन का जो वर्गीकरण है
वो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम जब बायोलॉजी को कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो कैनन का वर्गीकरण है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण है। और इन्होंने पर्सनैलिटी को अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक थायराइड ग्रंथि, दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि। तो जो सवाल पूछा गया था वो सवाल पूछा गया था एक बार यूपी टेट में, तो इसलिए हमने इसको इसमें रखा है। सवाल पूछा गया था कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया है वो किसने दिया है, कैनन जी ने दिया है। तो कैनन का जो वर्गीकरण है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर है। तो जितना भी वर्गीकरण हो सकता था, इससे ज़्यादा अब आपको कुछ कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे वर्गीकरण को, जितने हो सकते थे 4-5 वर्गीकरण जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनका वर्गीकरण को पूरा कर लिया है। अब ये मोर देन आपके लिए सफिशियंट होगा। अब अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ना चाहते हैं तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, जो गलतियाँ आपने पीछे की है उस गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना फॉलो करना है जितना हमने कवर किया है। बाकी इससे ज़्यादा कहीं से कहाँ तक किसी भी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी को पढ़ेंगे, जो सिद्धांत है हमारे उसको पढ़ेंगे। जैसे फ्राइड की थ्योरी क्या कहती है, जिसमें इदम अहम, पराहम, ईगो, सुपर ईगो, ये सारी चीज़ें हैं। मानो एरिक्सन की जो सामाजिक थ्योरी है, हॉर्नी की थ्योरी है, फ्रॉम की, एडलर की, जितनी भी थ्योरी हैं, जितने भी पर्सनालिटी को लेकर के सिद्धांत दिए गए हैं, उन सारे सिद्धांतों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। और वो उस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर वो स्किप हो गया तो पर्सनालिटी आपके दिमाग से निकल ही जाएगा और सवाल जो आएगा तो वो भी मिस ही होगा। तो इसलिए उस वीडियो को भी देखना है। और अगर आपने पिछला वीडियो जितना हमने किया है बुद्धि को लेकर के या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा, जो अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का, इन सारी थार्नडाइक का, तो ये जो सारे सिद्धांत हैं वो आपको समझ अच्छे से आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग और भी सब्जेक्ट को हम ओपन करेंगे। अभी इसमें मैथ भी है, हिंदी भी है, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो उन सारी सब्जेक्ट्स को हम धीरे धीरे ओपन करते चले जाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स को हम एक अच्छे वे में कवर करेंगे। तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 2-2, 3-3 लोगों को, 4-4 लोगों को अगर आप जोड़ते चलेंगे तो हम लोग 1000 का जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव कर पाएंगे। और जैसे ही 1000 का हमारा टारगेट होता है, हम और नए सब्जेक्ट्स को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।